हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करना जा रहे हैं सर्वेइंग, जिसमें हम आज सर्वेइंग का थ्योरी का पार्ट और कुछ न्यूमेरिकल के फार्मूले बताएंगे। उसके बाद में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज जैसा कि सर्वेइंग की डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्वेइंग की डेफिनेशन से। जैसे कि सर्वेइंग की डेफिनेशन में पूछा जाता है कि सर्वे किसे कहते हैं। तो सर्वे की जो डेफिनेशन आती है, फिर उसके बाद में उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो सर्वेइंग होता है सर्वे इज एन आर्ट ऑफ Survey is an art of making measurement of object to show their relative position of on a paper. Surveying is an art of making measurement of object to show their relative position on a paper. एक पेपर पे जो भी सर्वे से रिलेटेड बिंदु हैं उनको शो करना, एक रिलेटिव पोजीशन के संबंध में उसको शो करना है पेपर पे। तो वही ये डेफिनेशन आती है। उसके बाद में 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि सर्वेइंग किसे कहते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन क्या होती है, सही होती है। उसके बाद में पूछा जाता है प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस। तो प्लेन सर्वेइंग PLAIN प्लेन सर्वेइंग और दूसरी तरफ जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है उसको हम प्लेन मानते हैं। अर्थ सरफेस क्या होता है, अर्थ सरफेस टेकन एज प्लेन। जो हम अर्थ का सरफेस मानते हैं वो क्या मानते हैं, प्लेन मानते हैं। अब जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है, तो जियोडेटिक सर्वेइंग में हम मानते हैं अर्थ सरफेस टेकन एज कर्व्ड सरफेस। इसमें कैसा मानते हैं, कर्व्ड सरफेस। इसमें कैसा मानते हैं, प्लेन सरफेस, और इसमें कैसा मानते हैं, कर्व सरफेस। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या होता है, निगलेक्ट। कर्वेचर ऑफ अर्थ निगलेक्टेड। दूसरे में क्या होता है, इसमें कर्वेचर को निगलेक्ट नहीं मानते हैं। इसमें क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर। इसमें कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, इसमें कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। जबकि इसमें क्या करते हैं, प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर को हम निगलेक्ट मानते हैं, कर्वेचर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, प्लेन सर्वेइंग में प्लम्ब लाइन एज्यूम्ड एज पैरेलल। प्लम्ब लाइन जो हम एज्यूम करते हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती है। जबकि इसमें जो होता है प्लम्ब लाइन are intersecting at the center of earth. Plumb line
are intersecting, plumb line are intersecting at the center of earth, at the center of अर्थ। इसमें क्या करते हैं, प्लम्ब लाइन को हम एज्यूम करते हैं पैरेलल, जबकि इसमें जो होती है प्लम्ब लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कर्व सरफेस होगी उसकी प्लम्ब लाइन एक ही पॉइंट पे जाके मिलेगी। जो प्लम्ब लाइन कहीं से भी अगर प्लम्ब लाइन डालेंगे आप तो क्या होगी, एक सेंटर पे आके मिलेगी, जबकि इसमें क्या है, पैरेलल रहेगी। जो प्लम्ब लाइन रहेगी वो पैरेलल रहेगी सारी प्लम्ब लाइन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट इसमें होता है फॉर, ये जो होता है प्लेन सर्वेइंग, ये स्मॉल सर्वे के लिए यूज होता है, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है वो जियोडेटिक सर्वेइंग लार्ज एरिया के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है, स्मॉल एरिया के लिए, और ये लार्ज एरिया के लिए, लार्ज एरिया के लिए यूज होता है, ठीक है। ये स्मॉल एरिया के लिए, वो लार्ज एरिया के लिए। उसके बाद लिमिटिंग लेंथ जो होता है इसमें अप टू लिया जाता है 18.2 किलोमीटर। इसमें जो लिमिटिंग लेंथ लिया जाता है, चलो इसके ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसमें जो लिमिटिंग लेंथ होता है, ये 5वां पॉइंट, लिमिटिंग लेंथ, जो लिमिटिंग लेंथ होता है वो होता है अप टू 18.2 किलोमीटर। और जो एरिया होता है, एरिया लिया जाता है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये लिया जाता है। जबकि ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना। लिमिटिंग लेंथ प्लेन सर्वेइंग में लिया जाता है अप टू 18.2 किलोमीटर, एरिया लिया जाता है 195.5 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें जो लिया जाता है लिमिटिंग लेंथ, वो लिया जाता है, इसमें जो लिया जाता है लिमिटिंग लेंथ वो लिया जाता है 18.2 किलोमीटर, 18.2 किलोमीटर एबव 260 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 260 से ऊपर भी लिया जा सकता है। इसमें 195.5 किलोमीटर से 260 किलोमीटर स्क्वायर तक लिया जा सकता है, ठीक है। 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से 260 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें 18.2 किलोमीटर से यानी अबव यानी ऊपर लिया जा सकता है 260 किलोमीटर स्क्वायर से। तो ये इसके पॉइंट हो गए। उसके बाद पूछता है स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में, स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में। अब ये 5 जो पॉइंट हो गए, इनको पहला पॉइंट क्या था, पहला था अर्थ सरफेस, प्लेन सर्वेइंग में था अर्थ सरफेस को हम प्लेन सर्वेइंग में क्या मानते हैं, प्लेन मानते हैं, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में हम अर्थ सरफेस को कर्व्ड सरफेस मानते हैं। और दूसरा पॉइंट था कर्वेचर ऑफ अर्थ इज निग्लेक्टेड, प्लेन सर्वेइंग में हम कर्वेचर को निग्लेक्ट करते हैं, और जियोडेटिक सर्वेइंग में कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं। जबकि प्लम्ब लाइन जो होती है प्लेन सर्वेइंग में वो क्या होती है, पैरेलल होती है, और जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में प्लम्ब लाइन जो होती है वो एक ही पॉइंट पे आके मिलती है, कर्व के एक ही पॉइंट पे आके मिलती है, ठीक है। और चौथा पॉइंट था जो प्लेन सर्वेइंग है वो हम स्मॉल एरिया के लिए यूज करते हैं, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में ये है कि लार्ज एरिया के लिए यूज करते हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग जो है वो लार्ज एरिया के लिए यूज करते हैं। और फिर उसके बाद में लिमिटिंग लेंथ जो हम यूज करते हैं वो प्लेन सर्वेइंग में अप टू 18.2 किलोमीटर, और एरिया जो है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से 260 किलोमीटर स्क्वायर, और लिमिटिंग लेंथ मोर देन जो यूज होता है वो जियोडेटिक सर्वेइंग में यूज था 18.2 किलोमीटर से ज्यादा या 260 किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में। स्फेरिकल ट्रायंगल, आगे डेफिनेशन थी
सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू शो देयर रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑन ए पेपर। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ये। और फिर पूछता है स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में। स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में पूछता है। तो स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें एस का मतलब होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर। अब एस की जो वैल्यू होती है फॉर प्लेन ट्रायंगल के लिए, प्लेन ट्रायंगल के लिए, प्लेन ट्रायंगल के लिए, फॉर प्लेन ट्रायंगल एस की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। जबकि स्फेरिकल ट्रायंगल जो होता है वो कितना होता है? स्फेरिकल ट्रायंगल जो होता है 180 से तो कम होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, और 540 डिग्री से, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 540 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से लेस होना चाहिए, और मतलब 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और 540 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? स्फेरिकल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका एक फार्मूला होता है स्फेरिकल ट्रायंगल का, सरफेस ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, सरफेस ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, सरफेस ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, इसका फार्मूला होता है पाई स्क्वायर आर ई डिवाइड बाई 180 डिग्री। ये फार्मूला बहुत पूछा जाता है डायरेक्ट। ये सरफेस ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? 4 फार्मूले दिए होंगे, किसी में लिखा होगा पाई स्क्वायर आर ई, किसी में लिखा होगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख के 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपको पहचानना होगा ये वाला ऑप्शन सही है, पाई स्क्वायर आर ई डिवाइड बाई 180 डिग्री। ठीक है, अब फिर पूछता है जिसमें ई क्या होता है? ई होता है स्फेरिकल एक्सेस होता है। ई जो होता है वो होता है स्फेरिकल एक्सेस। अब ई का एक फार्मूला होता है, ई इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर माइनस 180 डिग्री। ई बराबर होता है एस माइनस 180 डिग्री। एस का मतलब है सम ऑफ इंटीरियर माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये पूछता है। उसके बाद में पूछता है स्फेरिकल एक्सेस विल बी 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड फॉर ए। तो ये होता है स्फेरिकल ट्रायंगल हैविंग आर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एवरेज थ्योरेटिकल डिफरेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एवरेज थ्योरेटिकल डिफरेंस, एवरेज थ्योरेटिकल डिफरेंस। एवरेज थ्योरेटिकल डिफरेंस। एवरेज थ्योरेटिकल डिफरेंस ये क्या होता है? ये होता है 1 mm फॉर 1.2 किलोमीटर, यानी इसमें होता है एक कोड लेंथ CHORD कोड लेंथ, और दूसरा होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। दूसरा होता है डिफरेंस। कोड लेंथ क्या होता है? 18.2 किलोमीटर, 18.2 किलोमीटर। दूसरा क्या होता है? 54.3 किलोमीटर, 54.3 किलोमीटर। तीसरा क्या होता है?
91 किलोमीटर, 91 किलोमीटर। अब इनका डिफरेंस कैसे याद रखना है, देखो क्या हो गया 18.2 किलोमीटर, यानी लगभग में ये कितना है 20 किलोमीटर के आसपास है। तो 20 किलोमीटर के आसपास यानी कितना हो जाएगा, उसका हाफ कर दीजिए 10, ठीक है 10 हो गया। ये कितना है 54.3 किलोमीटर, तो ये कितने के लगभग बराबर है 60 के करीब है। तो 60 का आधा कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। ये कितना होगा 91 यानी 100 के करीब लगभग है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो डिफरेंस इनका कितना हो गया 10 mm, 30 mm, 50 mm, कितना हो गया 10 mm, 30 mm और ये हो गया 50 mm। अब कोड लेंथ अगर पूछता है 18.2 किलोमीटर का डिफरेंस कितना होगा, तो 10 mm होगा। कोड लेंथ दिया है 54.3 किलोमीटर, तो उसका डिफरेंस कितना होगा 30 mm। 91 किलोमीटर अगर कोड लेंथ दिया हुआ है तो उसका डिफरेंस कितना होगा 50 mm। याद कैसे रखना है, 18 है, 18 के पास 20 आता है, तो 20 का हाफ कितना हो गया 10। 54 60 के करीब है, कितना हो गया 30 हाफ 91 यानी हम मान लेते हैं 100 के करीब है, कितना हो गया 50 mm। ऐसे ये तीनों वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद में पूछता है अगर द डिफरेंस ऑफ बिटवीन एरिया लेंथ एंड कोड लेंथ फॉर 18.5 किलोमीटर डिस्टेंस। तो अगर क्वेश्चन में कोड लेंथ दिया है, कोड लेंथ दिया है CHORD, कोड लेंथ दिया है 18.2 किलोमीटर और पूछ रहा है कोड लेंथ 18.2 किलोमीटर दिया है, पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन एरिया लेंथ एंड कोड लेंथ फॉर 18.5 किलोमीटर डिस्टेंस। 18.5 किलोमीटर डिस्टेंस अगर दिया हुआ है, अब इसमें हमको निकालना है डिफरेंस, पूछ रहा है डिफरेंस DIFFERENC, डिफरेंस पूछ रहा है। वैसे तो हमको पता है 10 mm होता है, लेकिन फिर भी निकाल लो, एक निकालने का भी फार्मूला होता है। हो सकता है कि 10 mm ऑप्शन में ना दिया हो, अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर ना दिया हो तो निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो 1 डिवाइड बाई 1.2, 1 डिवाइड बाई 1.2 इंटू कोड लेंथ, कितना दिया हुआ है 18.2 किलोमीटर, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है। उसके बाद में 182 को जो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 15.41 mm, कितना आएगा 15.41 mm। अगर ये ऑप्शन में दिया है तो आप इसे, मतलब ये ऑप्शन में 10 नहीं दिया है तो आप ये दिया होगा 15, तो 15 mm लगाओगे। अगर ऑप्शन में 10 दिया है तो आप 10 लगाओगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आप इससे निकाल सकते हो 1 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 18.2, ये हो गया कोड लेंथ। अब उससे हल करके निकाल सकते हो, ऐसे पूछता है। अगर पूछता द डिफरेंस बिटवीन आर लेंथ एंड कोड लेंथ फॉर 18.2 किलोमीटर डिस्टेंस, अब उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है अगर 10 mm, अगर 10 mm ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही सही होगा, तो ये वाला आप नहीं लगाइएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया है तब 15 लगाना है आपको। तो फिर इसको मिटाते हैं। उसके बाद में पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, मतलब सर्वे जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लगाइएगा। उसके बाद में पूछता है तो ये होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सर्वे में कौन कौन सा होता है, एक तो होता है बेस्ड ऑन फील्ड, दूसरा होता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, चौथा होता है बेस्ड ऑन मेथड एम्प्लॉयड। जो भी हम मेथड यूज करते हैं वो ये होता है बेस्ड ऑन मेथड एम्प्लॉयड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन फील्ड के हिसाब से एक होता है लैंड सर्वेइंग। तो जो लैंड सर्वे होता है वो हमें मतलब अपनी पृथ्वी की सतह जो कैसी है, अंडुलेटेड है या प्लेन है, इसको पता करने के लिए हम लैंड सर्वे करते हैं। लैंड सर्वे में हम जो यूज करते हैं
उसमें एक तो टोपोग्राफी पता करने में, ठीक है, दूसरा कैडेस्ट्रियल सर्वे, तीसरा सिटी सर्वे, यानी सिटी को पता करने के लिए कि सिटी कैसी है, ठीक है। दूसरा कैडेस्ट्रियल सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे जो होता है वो डिसाइड करता है हमारी कंट्री की जो बाउंड्री होती है, सीमा रेखा जो होती है हमारे देश की, ठीक है, उसको पता करने के लिए कैडेस्ट्रियल सर्वे किया जाता है। टोपोग्राफी सर्वे, और टोपोग्राफी सर्वे जो किया जाता है वो मतलब जो हमारे एरिया का जो हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है उसको पता करने के लिए किया जाता है कि हमारे एरिया का सरफेस कैसा है, प्लेन है या कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, या अनडुलेटेड एरिया है, उसको पता करने के लिए टोपोग्राफिक सर्वे किया जाता है। तो जो लैंड सर्वे है वो 3 प्रकार से किया जाता है, एक तो टोपोग्राफिक सर्वे, दूसरा कैडेस्ट्रियल सर्वे, तीसरा सिटी सर्वे, यानी सिटी को पता करने के लिए, सिटी को पता करने के लिए सिटी सर्वे किया जाता है। अब टोपोग्राफिक सर्वे में क्या किया जाता है? दिस सर्वे इज ए वर्टिकल फोटोग्राफी फॉर ए लैंड सर्वे, यानी एक वर्टिकल फोटोग्राफी के लिए लैंड सर्वे किया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर ऑफ ए मैप ऑन ए पार्टिकुलर एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया के लिए मैपिंग की जाती है। टोपोग्राफिक सर्वे इज एन एनालिसिस अबाउट मैन मेड एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट फॉर ए गिवन लैंड, जो गिवन हमारा एरिया जो दिया हुआ है उसको किया जाता है मैन मेड जो इंस्ट्रूमेंट है उनके द्वारा या नेचुरल ऑब्जेक्ट से किया जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा किया जाता है माइनोलॉजिकल सर्वे। अब माइनोलॉजिकल सर्वे कैसे किया जाता है? सिटी सर्वे में देखिए क्या है, सिटी सर्वे इज एन एनालिसिस अबाउट सिटी रोड, सीवर लाइन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अंडरग्राउंड केबल्स, जो अंडरग्राउंड केबल्स जो रोड के किनारे किनारे जो केबल्स डाले जाते हैं, या जो हमारे शहरों में सीवर लाइन है उसको उसको एनालिसिस करने के लिए सिटी सर्वे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे या हाइड्रोनॉमिकल सर्वे, तो ये जो सर्वे किया जाता है माइनोलॉजिकल सर्वे या मरीन जो सर्वे किया जाता है, माइनोलॉजिकल या होता है इसका नाम होता है मरीन MARI मरीन सर्वे, यानी जो समुद्री सर्वे, समुद्र का जो सर्वे किया जाता है वो किससे किया जाता है? माइनोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। नहीं, ये नहीं, माइनोलॉजिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे एक हो गया, माइनोलॉजिकल सर्वे, तो ये जो होता है माइनोलॉजिकल सर्वे यानी मरीन, हाँ सही है, माइनोलॉजिकल सर्वे जो है समुद्र के लिए भी किया जाता है। माइनोलॉजिकल सर्वे तो ये जो है माइनोलॉजिकल सर्वे इसे कहते हैं मरीन, मतलब मरीन जो समुद्री सर्वे किया जाता है, मरीन के नाम से भी जानते हैं, या कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, माइनोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। तो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? इसमें हम हाइड्रोलॉजिकल सर्वे इज एन एनालिसिस ऑफ अबाउट लार्ज वाटर बॉडीज, जो जहाँ पे बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है, लार्ज वाटर बॉडीज उसे ही बोलते हैं, उसका जब सर्वे हमको करना होता है तो हम माइनोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिकल या मरीन सर्वे करते हैं। तीनों सर्वे एक ही है। तो किस किस के लिए करते हैं? एक तो जहाँ वाटर बहुत है जैसे समुद्र और क्यों लेक, झील, सिया, डैम, रिवर, इनमें बहुत सारा पानी होता है, इसलिए इनका सर्वे करने के लिए हमको हाइड्रोलॉजिकल सर्वे की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो है वो किसके लिए किया जाता है? इज एन एनालिसिस अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस प्लैनेट स्टार, जो भी हमारे प्लैनेट हैं उनको उनके बारे में पता करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। जैसे स्टार, मून, सन स्टार, हेवली बॉडीज, टाइम जोन फॉर ए पार्टिकुलर इज आल्सो डिसाइडेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो जो मून या स्टार या सन स्टार या टाइम जोन का जो हम सर्वे करते हैं उसको किससे करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है। उसके बाद में बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट में इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, माइन सर्वे,
आर्कोलॉजिकल सर्वे, ये 5 सर्वे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट के आधार पर किए जाते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्वे में जो किया जाता है, इट इज अबाउट फॉर डिजाइन पर्पस लाइक बिल्डिंग डिजाइन, कैनाल, रेलवे, ब्रिज। जो इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? एक तो बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, रेलवे के लिए, या जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होते हैं उनके लिए हम इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है मिलिट्री सर्वे। अब मिलिट्री सर्वे किसके लिए करते हैं? मिलिट्री सर्वे जो करते हैं नेशनल इमरजेंसी वार, जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाता है, जैसे कभी अचानक कोई युद्ध हो गया तो वहां पे अचानक हमको रोड का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो जब अचानक कोई रोड का कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो हम मिलिट्री सर्वे करते हैं। उसके बाद में आता है जियोलॉजिकल सर्वे। अब जियोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है? एनालिसिस अबाउट सॉइल लेयर, अर्थ स्ट्रेटा, यानी जब हम किसी सॉइल को पता करते हैं या सॉइल के स्ट्रेटा के बारे में पता करते हैं, ठीक है, तो हम जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं। उसके बाद में आता है माइन सर्वे। अब माइन सर्वे किसके लिए करते हैं? टू एक्सप्लोर द मिनरल वेल्थ फॉर ए प्लेस, जब हम किसी खनिज पदार्थ के बारे में पता करते हैं तो हम माइन सर्वे करते हैं। माइन सर्वे में क्या करते हैं? किसी खनिज पदार्थ को, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में आर्कोलॉजिकल सर्वे। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है? आर्कोलॉजिकल सर्वे टू एक्सप्लोर एंटिक्विटीज आर रिलैक्स, यानी जो पुरानी मतलब इमारतें या पुरानी जो चीजें हैं, जैसे बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं या बहुत पुराना कोई रोड या कुछ भी बना हुआ है, जो खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ठीक है। तब हम डिसाइड करते हैं कि उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है। ठीक है। तो जब इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं तो हम इससे एमआरपी से इसको याद रखते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे में पहले हम क्या करते हैं? मैप को स्टडी करते हैं। जो भी मैप होता है उसको हम पहले स्टडी करते हैं। उसके बाद में आर यानी रिकॉनेंसिस सर्वे करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? पी से यानी प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी सर्वे करते हैं, यानी प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? फाइनल सर्वे करते हैं, यानी पहले मैप स्टडी, फिर रिकॉनेंसिस सर्वे, फिर प्री सर्वे, फिर उसके बाद में फाइनल सर्वे करते हैं। तो ये इंजीनियरिंग सर्वे में हम 4 सर्वे करते हैं। इनका ऑर्डर अरेंज करने को आता है कि पहले कौन सा किया जाता है, बाद में कौन सा किया जाता है। इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे, MRPF, यानी जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसकी पहले MRP देखते हैं क्या है, उसके बाद में फाइनल डिसीजन लेते हैं कि उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है। ठीक है। तो ये हो गए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। चेन सर्वे में हम चेन का यूज करते हैं, कंपास सर्वे में हम कंपास का यूज करते हैं, थियोडोलाइट सर्वे में हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं, टेकोमीटर में एक टेकोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज करते हैं, लेवलिंग में हम सरफेस को लेवल करने के लिए यूज करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल एक होता है जिसमें एलईडी यूज करते हैं, हम एलईडी यूज करते हैं। ठीक है। पेपर पे हम पॉइंटों को पुट करते हैं। उसके बाद में आता है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एम्प्लॉयड, यानी ट्रेवर्जिंग और ट्रेंगुलेशन। इनमें हम ट्रेंगल बनाते हैं, इसमें हम ट्रेवर्जिंग करते हैं, यानी एक होता है, ये 2 होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज, CLOSED, क्लोज ट्रेवर्स। ये होता है ओपन ट्रेवर्स, एक होता है क्लोज ट्रेवर्स। ये ट्रेंगुलेशन है, इसके अलग मेथड है। तो ये सारे हमने बता दिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद में पूछता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग बहुत सभी एग्जामों में पूछा गया है, सभी एग्जामों में पूछा गया है, बहुत आसान है इसको याद करना। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है? PRINCI, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग।
प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब इसमें पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट, सर्वेइंग पॉइंट शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय लीस्ट टू रिलेटिव मेजरमेंट। एक होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट, ये होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट। दूसरा होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें क्या होता है? दो बिंदुओं से रिलेटिव मेजरमेंट होता है। लिस्ट टू पॉइंट से कोई तीसरा पॉइंट ज्ञात करते हैं। जैसे ये दो पॉइंट दिए हुए, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हमको पता करना है। इसको यहां से मिलाएंगे, ये तीसरा पॉइंट हमको मिल जाएगा। इस प्रकार से दो पॉइंट दिए होंगे, तीसरा पॉइंट हमको खोजना होगा। तो ये होगा लोकेशन ऑफ पॉइंट, यानी सर्वेइंग पॉइंट शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय एट लीस्ट टू पॉइंट रिलेटिव मेजरमेंट। ये हो जाएगा लोकेशन ऑफ पॉइंट, और ये हो जाएगा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि लगभग सारे एग्जामों में पूछा गया है। एक क्वेश्चन यही है, रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इन टू। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, वर्क फ्रॉम लाइन टू एरिया, वर्क फ्रॉम पॉइंट टू एरिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। उसके बाद में हम बताते हैं अगला टॉपिक। उसके बाद में एरर जो होता है, एक होता है एरर विल बी पॉजिटिव ऑलवेज ड्यू टू बैड अलाइनमेंट और बैड रेंजिंग इन मेजरमेंट। ये क्वेश्चन पूछता है कि बैड अलाइनमेंट और बैड रेंजिंग इन मेजरमेंट ऑफ कौन सा एरर होता है? इसमें पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, या दोनों होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एरर विल बी पॉजिटिव, error will be positive always due to bad alignment or bad ranging। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर बैड रेंजिंग हो जाता है या बैड अलाइनमेंट होता है तो पॉजिटिव कैसा होगा? वो एरर कैसी आएगी? कैसी एरर आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्या आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद में पूछा जाता है स्केल क्या होता है? स्केल क्या होता है? स्केल होता है मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय फील्ड डिस्टेंस, M/F, यानी मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय फील्ड डिस्टेंस, ये होता है स्केल। स्केल क्या होता है? मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय फील्ड डिस्टेंस। उसके बाद में वो पूछता है RF का फुल फॉर्म क्या होता है? RF का फुल फॉर्म ऑफ RF का फुल फॉर्म, RF ऑफ फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आप पूछता है कि RF की यूनिट क्या होती है?
तो RF क्या होता है? RF होता है, RF यूनिट लेस होता है। RF जो होता है यूनिट लेस होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। RF का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और RF की जो यूनिट क्या होती है? ये यूनिट लेस होता है। RF इज ए यूनिट लेस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद में पूछता है कि हिल एरिया के लिए जो हम फील्ड को कंसीडर करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, या हिल एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो हिल एरिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF की जो वैल्यू है वो पूछता है हिल एरिया के लिए। इसको मिटाल के ही दोबारा बताते हैं। RF आप फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और RF की यूनिट लेस होता है। बैड अलाइनमेंट के लिए क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एरर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव। और प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और एक पॉइंट ऑफ लोकेशन। तो एरिया, दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू, तो क्या होता है? हिल एरिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? हिल एरिया के लिए होती है 1/250। 1/250। उसके बाद में पूछता है कि नॉर्मल कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी। नॉर्मल कंडीशन में वैल्यू क्या होगी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की। RF की वैल्यू क्या होगी? 1/500। उसके बाद में पूछता है कि टेस्टेड चैन के लिए कितना होगा RF की वैल्यू। टेस्टेड चैन, TESTED, टेस्टेड चैन के लिए कितना होगा? हिल एरिया के लिए 1/250, नॉर्मल कंडीशन के लिए 1/500, टेस्टेड चैन के लिए कितना होगा? 1/1000। 1/1000 कितना होगा? 1/1000। अब उसके बाद में पूछता है बेस ऑन डायमेंशन ऑफ स्केल। तो लार्ज स्केल कितना होगा? लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। अब इसमें एक चीज याद रखिए, अगर फील्ड डिस्टेंस दिया हुआ है तो स्केल क्या होगा? अगर फील्ड डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि स्केल क्या होगा। तो अगर फील्ड डिस्टेंस क्या है? लार्ज है, तो स्केल क्या होगा? छोटा होगा। अगर फील्ड डिस्टेंस लार्ज है तो स्केल क्या होगा? छोटा होगा। ये उल्टा होता है। अगर फील्ड डिस्टेंस लार्ज है तो स्केल कैसा होगा? स्मॉल होगा। और अगर फील्ड डिस्टेंस स्मॉल है तो स्केल कैसा होगा? लार्ज होगा। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना। उसके बाद में पूछता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया कि वन ऑफ विच इज ए लार्जेस्ट ऑफ स्केल। क्वेश्चन पूछ लिया वन ऑफ विच इज ए लार्जेस्ट स्केल। इसमें कौन सी लार्जेस्ट स्केल है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है ए 1/500, बी दिया हुआ है 1/50, सी दिया हुआ है 1/2 मान लो 200, और ये दिया हुआ है डी, ये दिया हुआ है 1/1000। अब इसमें पूछा है कि लार्ज स्केल कौन सा होगा। तो लार्ज का मतलब क्या दिया हुआ है? अगर फील्ड डिस्टेंस लार्ज है तो स्केल क्या होगा? स्मॉल होगा। तो वन ऑफ विच इज ए लार्जेस्ट स्केल।
अगर लार्जेस्ट स्केल पूछ रहा है तो स्केल में क्या है, लार्जेस्ट है, तो फील्ड डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल वाला होगा। तो स्मॉल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1/50। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1/50। ठीक है। उसके बाद में पूछता है कि ग्राफिकल स्केल के बारे में पूछता है। ग्राफिकल स्केल, ग्राफिकल स्केल ग्राफिकल स्केल में क्या पूछता है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लेन स्केल, दूसरा होता है डायगोनल स्केल, तीसरा होता है वर्नियर। स्केल। ये 3 प्रकार के स्केल होते हैं। अब प्लेन स्केल क्या होता है, प्लेन स्केल इज बेस्ड ऑन 2 यूनिट। 1 unit of plane scale is divided into 10 dimension. Least count is equal to 1 divided by 10. इसका लीस्ट काउंट जो होता है। अब प्लेन स्केल में क्या पूछता है, प्लेन स्केल में केवल पूछता है, डेफिनेशन नहीं पूछता है। प्लेन स्केल में पूछता है कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, एलसी। लीस्ट काउंट इसका कितना होता है, 0.1 यूनिट। क्या होता है, 0.1 यूनिट। उसके बाद में इसका डायगोनल स्केल का पूछता है लीस्ट काउंट कितना होता है। तो डायगोनल स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 यूनिट। 0.01 यूनिट। उसके बाद में वर्नियर स्केल आता है। वर्नियर स्केल को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है डायरेक्ट, एक है रेट्रोग्रेड और एक है एक्सटेंडेड। वर्नियर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है डायरेक्ट, दूसरा है रेट्रो, तीसरा है एक्सटेंडेड। वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर और तीसरा एक्सटेंडेड वर्नियर। अब डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट का जो मेजरमेंट होता है वो इसमें 2 रीडिंग मेजर की जाती हैं। 2 रीडिंग मेजर, इसमें 2 रीडिंग मेजर की जाती हैं। वो भी कौन कौन सी होती हैं, एक होता है मीटर, एक होता है डेसीमीटर। क्या होता है, मीटर, दूसरा क्या होता है, डेसीमीटर। उसके बाद में आता है रेट्रोग्रेड में 3 यूनिट मेजर की जाती है, यानी 3 रीडिंग मेजर की जाती है। अब 3 रीडिंग में कौन कौन सा होता है, एक तो होगा मीटर, सेंटीमीटर और दूसरा होता है मिलीमीटर। क्या होता है, मिलीमीटर। क्या होता है, मिलीमीटर। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट वर्नियर में कौन कौन सी रीडिंग या कितनी रीडिंग मेजर की जाती है। तो डायरेक्ट वर्नियर में 2 रीडिंग केवल मेजर की जाती है, एक मीटर में और एक डेसीमीटर में। दूसरा एक्सटेंडेड में रेट्रोग्रेड में पूछता है कि कितने रीडिंग मेजर की जाती है। तो डायरेक्ट ऑप्शन में दिया होगा 3 रीडिंग। और भी पूछ ले कि कौन कौन सी, तो होता है मीटर, दूसरा होता है सेंटीमीटर, तीसरा होता है मिलीमीटर। ये 3 रीडिंग मेजर की जाती है। ठीक है। उसके बाद में पूछता है इनका लीस्ट काउंट कितना होता है। तो लीस्ट काउंट अगर पूछता है तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है
वो होता है L, इसका होता है S माइनस वी, S माइनस वी। S क्या है? मेन स्केल। V क्या है? वर्नियर स्केल। S क्या है? मेन। V क्या है? वर्नियर स्केल। ये क्या है? लीस्ट काउंट है। तो ये हो गया लीस्ट काउंट S माइनस वी, S माइनस वी। उसके बाद में इसका अगर रेट्रोग्रेड का लीस्ट काउंट पूछता है तो इसका कितना होता है? S माइनस वी इसका हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा? V माइनस S, इसका उल्टा वर्नियर स्केल माइनस S, ठीक है। उसके बाद में एक्सटेंडेड का पूछता है। एक्सटेंडेड में क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड का जो लीस्ट काउंट होता है उसको याद करने की ट्रिक जो है वो यहां से हम चले लिस्ट काउंट S माइनस वी, V माइनस S। उसके बाद में फिर यहीं से आ जाओ, इसका केवल डबल कर दो बस। क्या हो जाएगा? 2S माइनस वी, इसका डबल कर दो 2S माइनस वी। तो ये हो जाएगा लिस्ट काउंट डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड, एक्सटेंडेड। इतना याद रखो कि डायरेक्ट पहले आता है फिर रेट्रोग्रेड आता है, और कंफ्यूजन होता है कि रेट्रोग्रेड पहले आता है या एक्सटेंडेड। तो याद रखो E जो है वो D के साथ में नहीं रहेगा, यानी जो पड़ोसी दोनों हैं वो एक साथ नहीं रहेंगे, बीच में कोई और आएगा। तो बीच में कौन आएगा? रेट्रोग्रेड। E और D मतलब पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी दूर दूर रहेंगे, यानी एक पास नहीं आएंगे। तो इससे याद रहेगा डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट दो रीडिंग मीटर डेसीमीटर, इसका लीस्ट काउंट S माइनस वी। S से स्टार्ट करो, S पहले आता है, V बाद में आता है, तो S पहले आएगा, S माइनस वी। इसमें क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा लीस्ट काउंट V माइनस S, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? यहीं से स्टार्ट होगा, बस इसमें डबल हो जाएगा, लीस्ट काउंट 2S माइनस वी। उसके बाद में NV, NV इक्वल टू N माइनस वन, N माइनस 1 इंटू S, ये फार्मूला होता है। इसको भी याद रखना, कहीं अगर यूज पर जाए, पहली बात यूज नहीं होगा, अगर यूज हो तो आप इसको याद रखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? NV इक्वल टू N माइनस 1 इंटू S, तो इसमें क्या हो जाएगा? N प्लस 1 इंटू S, N प्लस 1 इंटू S। इसमें क्या हो जाएगा? NV इक्वल टू 2N माइनस 1, बस यहाँ पे 2 करना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा? NV इक्वल टू 2N माइनस 1 इंटू S। यहाँ पे NV इक्वल टू N माइनस 1 इंटू S, यहाँ पे केवल प्लस करना है, और यहाँ पे क्या करना है? केवल डबल करना है, बाकी सेम रहेगा। तो लिस्ट काउंट डायरेक्ट का कितना हो गया? डायरेक्ट का कितना हो गया? S माइनस वी। रेट्रोग्रेड का कितना हो गया? V माइनस S। और एक्सटेंडेड का क्या हो गया? डबल कर दो 2S माइनस V, ठीक है, याद हो गया। पहले 2 रीडिंग, फिर 3 रीडिंग, फिर एक्सटेंडेड में केवल लिस्ट काउंट, रीडिंग का कोई खेला नहीं। उसके बाद में याद रखना है, ये आता है V जो होगा वो क्या होगा? V जो होगा, ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो V क्या होगा? छोटा होगा, किससे? S से। S क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि S प्लस है और V माइनस है। तो इससे ये याद रखेंगे कि V छोटा है, तो S से V क्या है? छोटा है। इसमें क्या हो जाएगा? V क्या है? बड़ा है, किससे? S से। S क्या है? छोटा है। इसमें क्या हो जाएगा? V क्या है? छोटा है, किससे? V किससे छोटा है? 2S से। किससे छोटा है? 2S से V छोटा, जो माइनस में है वो छोटा, जो प्लस में है वो बड़ा हो जाएगा। तो इससे ये याद रखेंगे, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हैं V मच ग्रेटर देन S, ठीक है। या तो यहाँ पे ये भी लिख के आता है V मच ग्रेटर देन S, ये भी लिख के आता है। तो अगर ऑप्शन में कहीं ऐसा दिख जाए तो इस पे टिक करना, वरना ये वाला सही है, V इज लेस देन 2S, ठीक है। उसके बाद में हम, ये चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको क्या क्या बताया है? चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया है, चैप्टर नंबर 1 में बताया है, एक तो सर्वेइंग की डिफिनीशन। सर्वेइंग की डिफिनीशन क्या होती है? डिफिनीशन सर्वेइंग की होती है, सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू शो देयर रिलेटिव पोजीशन ऑन ए पेपर। उसके बाद में हमने बताया
प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में अंतर क्या होता है। तो प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, ये छोटे एरिया के लिए यूज होता है। जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है वो बड़े एरिया के लिए यूज होता है। और जो जियोडेटिक सर्वेइंग है उसमें कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं, जबकि प्लेन सर्वेइंग में हम कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद में जो प्लम्ब लाइन होती है वो प्लेन सर्वेइंग में पैरेलल होती है, और जियोडेटिक सर्वेइंग में जो होती है वो एक ही मतलब पृथ्वी की सतह के एक ही पॉइंट पर आकर मिलती है। ठीक है, और इसमें जो लिमिटिंग लेंथ होती है वो अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से 260 तक होती है। और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है, एबव लिमिटिंग लेंथ एबव मतलब मोर देन होती है 18.2 किलोमीटर से और या 260 किलोमीटर स्क्वायर से। ठीक है, उसके बाद में हमने बताया स्फेरिकल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है पाई स्क्वायर आर ई डिवाइड बाई 180, ये याद रखना है। स्फेरिकल ट्रायंगल का जो फार्मूला बताया है पाई स्क्वायर आर ई डिवाइड बाई 180 डिग्री। और जो स्फेरिकल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 540 से क्या होता है, छोटा होता है। 180 से बड़ा और 540 से छोटा होता है। अब स्फेरिकल एक्सिस के जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एस माइनस 180 डिग्री। ये एक बार ईएसई में पूछा गया है, एस माइनस 180 डिग्री ई पूछा गया था। स्फेरिकल एक्सिस इन डिग्री क्या होगा, तो ई इसमें फार्मूला लगाना था, ई बराबर एस माइनस 180 डिग्री। उसके बाद में हमने आपको बताया है कि एवरेज थ्योरेटिकल डिफरेंस 1 mm फॉर 1.2 किलोमीटर। तो हमने बताया था 18.2 किलोमीटर किसके पास में आता है, 20 के पास में। तो डिफरेंस कितना होगा, कोड लेंथ 18.2 किलोमीटर का, तो वहां होगा 10 mm। 20 के पास है तो उसका हाफ कर दीजिए 10 mm। उसके बाद में 54.4 का कितना है, 60 के आसपास है, तो 60 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 30। तो उसका क्या हो जाएगा, 30 mm। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 90 mm। अगर कोड लेंथ 90 mm दिया हुआ है तो 90 mm किसके आसपास है, 100 के आसपास है। 100 का हाफ कितना होगा, 50 होगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 91 mm कोड लेंथ का हो जाएगा 50 mm। उसके बाद में हमने बताया आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन सर्वेइंग में क्या होता है, बेस्ड ऑन फील्ड, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट और बेस्ड ऑन मेथड यूज्ड। जो भी मेथड हम यूज करते हैं उनके आधार पर 4 मेथड है इसमें। तो बेस्ड ऑन फील्ड क्या होता है, लैंड सर्वेइंग, जो हम टोपोग्राफी और कैडेस्ट्रियल सर्वे और जो सिटी सर्वे का जो सर्वे करते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं लैंड सर्वे। उसके बाद में आता है माइनोलॉजिकल सर्वे यानी मरीन सर्वे। जो हैवली बॉडीज होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी स्टोर होता है उनके लिए हम माइनोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करते हैं। उसके बाद में आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो होता है वो हम स्टार मून प्लैनेट के लिए करते हैं। स्टार मून प्लैनेट सन जो हैवली मतलब हैवली स्टार्स हैं या हैवली बॉडीज हैं उनका हम सर्वे इनके द्वारा करते हैं। उसके बाद में आता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे हम पहले नंबर में क्या करते हैं, मैप स्टडी MRP। उसके बाद रिकॉग्निजेंस सर्वे, उसके बाद में प्रीलिमिनरी सर्वे, उसके बाद में फाइनल सर्वे करते हैं। तो उसको ट्रिक क्या थी, MRPF। उसके बाद में MRPF यानी फाइनल सर्वे। ठीक है, उसके बाद में आता है मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे जैसे इमरजेंसी वार कोई हो जाए तो उसके लिए हमको रोड कंस्ट्रक्शन करना पड़े या कोई बिल्डिंग बनाना पड़े या कोई पुल बनाना पड़े तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मिलिट्री सर्वे करते हैं। उसके बाद में आता है अब जियोलॉजिकल सर्वे। क्या होता है जियोलॉजिकल, अगर हम किसी सॉइल स्टेटा को पता करने के लिए कोई सर्वे करते हैं तो उसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। उसके बाद में आता है माइन सर्वे। अगर हम समुद्र के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम माइन सर्वे करते हैं या सिया सर्वेक्षण करते हैं। उसके बाद में आता है आर्कोलॉजिकल सर्वे। आर्कोलॉजिकल सर्वे जो होता है वो हमको क्या पता करने के लिए होता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे क्वांटिटी यानी जो पुरानी इमारतें हैं उनके बारे में हमको पता करने के लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। जो पुरानी इमारतें हैं उनके बारे में जानने के लिए या उनके जो अवशेष हैं जो बचे हुए हैं अभी उनके बारे में पता करने के लिए हम आर्कोलॉजिकल सर्वे करते हैं। उसके बाद में हमने बताया प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग 2 टाइप के होते हैं। एक तो लोकेशन ऑफ पॉइंट, किसी लोकेशन की मतलब 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तीसरे पॉइंट का अगर लोकेशन हमको पता करना है तो वो लोकेशन ऑफ पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट,
दूसरा क्या होगा, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, एक होल से मतलब पार्टों में डिवाइड होता है, जिससे क्या होता है जो भी त्रुटियां होती हैं वो कंसीडर हो जाती है, इसी में बहुत त्रुटियां मतलब कम हो जाती हैं, जिससे उसकी शुद्धता बढ़ जाती है। उसके बाद में हमने आपको बताया एरर जो होता है बैड अलाइनमेंट के लिए क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बैड अलाइनमेंट के लिए जो एरर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमने बताया स्केल का फार्मूला क्या होता है, m अपॉन एफ, मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई फील्ड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई फील्ड डिस्टेंस, ये क्या होता है, स्केल होता है। अब स्केल में हमने आपको बताया आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और आरएफ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। उसके बाद में हमने आपको बताया कि कुछ बॉडीज हैं जिनका आरएफ दिया हुआ है, जो कि पूछे गए हैं, तो उनका आरएफ आपको याद रखना है। जैसे हमने आपको बताया कि बिल्डिंग का क्या होता है आरएफ 1 डिवाइड बाई 1000। और हमने आपको और बताया हिल एरिया, अगर हिली ग्राउंड है तो उसका क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 250। उसके बाद में हमने आपको बताया नॉर्मल कंडीशन के लिए 1 डिवाइड बाई 500। उसके बाद में हमने आपको बताया टेस्टेड चेन के लिए, अब टेस्टेड चेन के लिए कितना होता है 1 डिवाइड बाई 1000, 1 डिवाइड बाई 1000। उसके बाद में हमने आपको बताया ग्राफिकल स्केल। अब ग्राफिकल स्केल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्लेन स्केल, दूसरा क्या होता है डायगोनल स्केल। एक होता है प्लेन स्केल, दूसरा होता है डायगोनल, 3 प्रकार का होता है, तीसरा होता है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल जो डायरेक्ट स्केल, वो वर्नियर जो प्लेन स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1, और जो डायगोनल स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01। अब इनका दोनों का लीस्ट काउंट ही इंपॉर्टेंट है, लीस्ट काउंट याद कर लीजिए। उसके बाद में वर्नियर स्केल बताया, वर्नियर स्केल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट स्केल, दूसरा होता है रेट्रोग्रेड, तीसरा होता है एक्सटेंडेड। अब जो डायरेक्ट स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट उसका होता है S-V, लीस्ट काउंट उसका क्या होता है S-V। उसके बाद में रेट्रोग्रेड क्या होता है, रेट्रोग्रेड का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है V-S, और जो एक्सटेंडेड होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 2S-V। अब जो डायरेक्ट स्केल में जो रीडिंग मेजर की जाती है वो कितने की जाती है 2, क्या होता है 1 मीटर 1 डेसीमीटर। और जो एक्सटेंडेड में की जाती है उसमें 3 की जाती है। तो 3 कौन सी होती है, एक तो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, 3 रीडिंग मेजर की जाती है। उसके बाद में हमने इसमें बताया कि जो वर्नियर की रीडिंग होती है वो लेस देन क्या होती है, वर्नियर जो होता है वो लेस देन होता है एस से, यानी मेन स्केल से क्या होता है छोटा होता है। और रेट्रोग्रेड में क्या होता है वर्नियर स्केल बड़ा होता है, किससे, एस से, यानी मेन स्केल से। उसके बाद में एक्सटेंडेड में क्या होता है V इज मच ग्रेटर देन मेन स्केल, या V इज लेस देन 2S, ठीक है। उसके बाद में जो एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, जो रेट्रोग्रेड होता है वो क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन का होता है। जो रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन का होता है, अपोजिट डायरेक्शन का होता है। यानी अगर इधर को 1 2 3 रीडिंग लिखी है तो उधर से फिर 1 2 3 रीडिंग ऐसे लिखी होंगी, ऐसे, यानी उधर से उल्टा, ठीक है। इस प्रकार से रीडिंग लिखी होती है, ये होता है अपोजिट डायरेक्शन का होता है। अगर पूछ ले कि इन तीनों में से अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग किस में होती है तो वो रेट्रोग्रेड में होती है। अब हम उसके बाद में इसमें ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में एक चीज और पूछता है, लेकिन चलो चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया, जैसे और कोई अगर पूछ ले, जैसे कैडेस्ट्रियल मैप के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/10,000 से 1/50,000 तक हो सकती है। कैडेस्ट्रियल सर्वे के लिए, कैडेस्ट्रियल मैप के लिए ये वैल्यू हो सकती है। अब हम बताते हैं आपको चैप्टर नंबर 2 से क्या पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 2 से क्या पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 2 से जो पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 2 से जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है,
एक्यूरेसी एंड एरर, ये चैप्टर नंबर 2 है। एक्यूरेसी एंड एरर, एक्यूरेसी एंड एरर, ये पूछा जाता है चैप्टर नंबर 2 से। इसमें क्या पूछा जाता है? एरर। एरर का फार्मूला बेसिक रूप से क्या होता है? एरर का फार्मूला जो होता है क्या होता है? उसका फार्मूला होता है मेजर की गई वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये क्या होता है? एरर का फार्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यानी किसी फील्ड पे जब हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करने गए तो उस समय हमने जो मेजर की वैल्यू टेप से, और उसके बाद में जो वो ट्रू वैल्यू थी, पहले से पता हमको ट्रू वैल्यू जो थी वो वैल्यू, तो मेजर की गई वैल्यू से अगर हम ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जो भी आएगी वैल्यू वो एरर होगी हमारी। उसके बाद में एक्सीडेंट एरर जो होती है वो क्या होती है? एक्सीडेंशियल एरर फॉलो द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो एक्सीडेंशियल एरर होती है वो कौन सा लॉ फॉलो करती है? तो एक्सीडेंशियल एरर follow the law of probability, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सीडेंशियल एरर फॉलो द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, वहां इतना क्वेश्चन लिखा होगा फॉलो द लॉ ऑफ, उसके बाद में 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक ऑप्शन ये होगा, तो ये सही होगा, फॉलो द प्रोबेबिलिटी एरर। उसके बाद में पूछता है सम फीचर्स ऑफ एक्सीडेंशियल और कंपनसेटिंग एरर आर, तो उसमें क्या होगा? यही वाला प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में पूछता है प्रोबेबल एरर ऑफ मैन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर ये पूछता है तो इसमें एक फार्मूला होता है। अगर पूछे प्रोबेबल एरर पूछता है, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पूछता है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन, एरर ऑफ मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें एक फार्मूला होता है EM इक्वल टू ES डिवाइड बाई अंडर रूट n। अगर पूछे प्रोबेबल नंबर या प्रोबेबल एरर ऑफ मेन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसमें यह फार्मूला आपको लगाना है EM इक्वल टू ES डिवाइड बाई रूट n। जहां EM है प्रोबेबल एरर, जहां EM क्या है? प्रोबेबल एरर लिखा हुआ है, प्रोबेबल एरर, ये क्या हो जाएगा? EM क्या हो जाएगा? प्रोबेबल एरर। उसके बाद ES क्या है? प्रोबेबल एरर ऑफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन। ES क्या है? प्रोबेबल एरर ऑफ ए सिंगल
सिंगल ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो जाएगा ES। प्रोबेबल एरर ऑफ है सिंगल ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो जाएगा ES। अब N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दी सीरीज। N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दी सीरीज, इन दी सीरीज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दी सीरीज। तो ये फार्मूला इसका होता है। एरर इक्वल टू होता है मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एक्सीडेंशियल एरर में कौन सा लॉ फॉलो किया जाता है, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में प्रोबेबल एरर ऑफ मीन का फार्मूला क्या होता है, EM इक्वल टू ES डिवाइड बाई √n, जहां ES है प्रोबेबल एरर ऑफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन, S से क्या हो जाएगा सिंगल, E से क्या हो जाएगा प्रोबेबल एरर, और √n से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दी सीरीज, जो सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया गया है वो हो जाएगा n। तो इसका फार्मूला हो जाएगा EM इक्वल टू ES डिवाइड बाई √n। उसके बाद में पूछा जाता है चैप्टर नंबर 3 से लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट में क्या क्या पूछा जाता है वो हम बताते हैं आपको। लीनियर मेजरमेंट से पूछा जाता है मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट instrument for measuring horizontal distance। मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करता है, वो भी बहुत अधिक शुद्धता से, बहुत अधिक शुद्धता से मेजर करता है। कौन सा होता है, कौन सा होता है, डिस्टोमेट एंड टेलुरोमीटर। डिस्टोमेट एंड टेलुरोमीटर। क्या होता है, डिस्टोमेट एंड टेलुरोमीटर। ये क्या होता है, मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन सा होता है, डिस्टोमेट एंड टेलुरोमीटर, ये इसका आंसर है। उसके बाद पूछता है चेन सर्वेइंग के बारे में। उसके बाद में पूछता है चेन सर्वेइंग में पूछता है रिवेन्यू चेन नंबर 1, रिवेन्यू चेन नंबर 2, गंटर चेन, और सर्वेइंग चेन। गंटर चेन और सर्वेइंग चेन। सी पूछता है इंजीनियरिंग चेन, अब इसका एक और नाम है, क्या नाम है, इंजीनियरिंग चेन को चलो बताते हैं बाद में। डी होता है मीटर चेन। क्या होता है, मीटर चेन। अब इनसे क्या पूछता है कि ये कितने मीटर की होती हैं, इनमें कितने लिंक होते हैं। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, ज्यादातर एग्जामों में इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे कि
ये कितने फीट या कितने मीटर की होती है। पहला होता है रिवेन्यू चेन। तो हमको रिवेन्यू चेन कैसे याद रखना है कि कितने फीट की होती है या कितने मीटर की होती है, जो भी हो। तो ये रिवेन्यू चेन पहली बात तो फीट में होती है। तो फीट में आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखने का तरीका है कैसे, इसमें ई एक ये दिया हुआ है, एक ई ए ये दिया हुआ है, एक ये 3 ई दिए हुए हैं। 3 से क्या हो जाएगा 3। अब 3 को हम अगर 2 बार लिख दें तो क्या हो जाएगा ये 33 फीट। क्या हो जाएगा 33 फीट। तो रिवेन्यू चेन जो होती है वो कितनी होती है 33 फीट की होती है, 33 फीट की होती है। अब इसमें क्या होते हैं 16 लिंक होते हैं। कितने 16 लिंक होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिवेन्यू चेन कितने फीट की होती है, तो 33 फीट की होती है। रिवेन्यू चेन में जो लिंकों की संख्या होती है वो कितनी होती है 16 लिंक होते हैं। ठीक है 16 लिंक होते हैं। उसके बाद में पूछता है गंटर चेन। तो गंटर चेन में क्या हो, जैसे यहाँ पे देखो ये जी बना हुआ है, अगर जी को हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ दें या जी को हम थोड़ा ऐसे मिला दें तो ये क्या बन जाता है 6 बन जाता है 6। तो 6 का मतलब 66, 6 का मतलब 66। तो गंटर चेन जो होती है वो 66 फीट की होती है। कितने फीट की होती है 66 फीट की। गंटर चेन जो होती है 66 फीट की होती है, 66 फीट की होती है। अब इसमें लिंक कितने होते हैं, तो 66 लगभग 100, तो 100 के करीब यानी 100 लिंक होते हैं। 66 क्या है 50 से ऊपर है यानी 100 के लगभग मान सकते हैं। तो क्या होता है 100 लिंक होते हैं। ठीक है, या लिंक ऐसे ना याद रहे तो कैसे याद रहेंगे। देखो लिंक को याद करने का तरीका यह है, इसमें क्या है 2 बार 6 से हमने लिखा, 2 बार 0 बन रहे हैं यानी 1 0 ये बन रहा है, 1 0 ये बन रहा है। तो एक इसमें 100 में 2 0 होते हैं तो 100 लिंक हो गए। ठीक है, इससे गंटर चेन याद रख सकते हैं। जी से 6 यानी 66 और 2 0 बन रहे हैं दोनों में यानी 100 लिंक। रिवेन्यू चेन में 3 ई है यानी 33 फीट और इसका हाफ कर दो, 16 दूनी 32 होता है, तो इसमें 33 है यानी लगभग हाफ है, तो 16 लिंक होते हैं। उसके बाद में आ जाइए इंजीनियरिंग चेन पे। इंजीनियरिंग चेन 100 फीट, इंजीनियरिंग चेन जो होती है 100 फीट की होती है। अब इसको तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं, हम इंजीनियर हैं तो 100 फीट की यूज करते हैं चेन। तो 100 फीट में क्या होता है 100 लिंक होते हैं, 100 फीट में 100 लिंक होते हैं। फिर आ जाओ मीटर चेन में। मीटर चेन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है 20 मीटर वाली चेन और एक होती है 30 मीटर की चेन। अब इन दोनों में लिंक भी अलग अलग होंगे। 20 मीटर वाली में जो लिंक होते हैं वो 100 लिंक होते हैं। कितने होते हैं 100 लिंक होते हैं। और जो 150 वाली में होंगे उसमें 50 और बढ़ा दीजिए यानी 150 लिंक होते हैं। 20 मीटर में 100 लिंक और 30 मीटर में 150 लिंक। अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि रिवेन्यू चेन का ट्रिक है ई से 33 फीट और 33 का हाफ करिए 16 लिंक होते हैं। गंटर में जी जो बन रहा है 6 जैसा बन रहा है, इसको मिलाने पे 66 फीट की होती है और 66 में 2 0 लग रहे हैं तो 100 लिंक हो गई। इंजीनियरिंग चेन 100 फीट की 100 लिंक होते हैं। मीटर चेन 2 टाइप की होती है, एक होती है 20 मीटर की, एक होती है 30 मीटर की। 20 मीटर में 100 लिंक होते हैं, 30 मीटर में 150 लिंक होते हैं। उसके बाद में पूछता है कि 1 मीटर में लिंक कितने होते हैं, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 5 लिंक होते हैं, ये भी याद कर लो। 1 मीटर में लिंक कितने होते हैं 5 लिंक होते हैं। ये क्वेश्चन शायद कहीं पूछा गया है, 1 मीटर में कितने लिंक होते हैं 5 लिंक होते हैं। उसके बाद में पूछता है कुछ नोट है जो हम लिखवाते हैं वो पूछे गए हैं। जैसे कि पूछता है 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। हम नोट के तौर पे ये याद कर लीजिए और पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया था कि 1 माइल में कितने गंटर चेन होते हैं, 1 मील में कितने गंटर चेन होते हैं। तो 1 मील में कितने होते हैं 1.603 1.6093
1.6093 किलोमीटर होते हैं। 1.6093 किलोमीटर होते हैं। और 80 क्या होते हैं? घंटर। 80 क्या होते हैं? घंटर चैन। अगर पूछे 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 माइल में 1.6093 किलोमीटर होते हैं। अगर पूछे 1 माइल में घंटर चैन कितना होता है, तो 80 घंटर चैन होता है। या पूछे 1.6093 किलोमीटर में कितने घंटर चैन होते हैं, तो 80 घंटर चैन होते हैं। ये 2-3 यहाँ पर से क्वेश्चन, एक ही से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में पूछता है 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1 एकड़ में 40-46 ऐसे याद रखना है, 40-46 पॉइंट। अगर ये फर्स्ट याद है तो लास्ट के तो आराम से लिख लोगे, याद आ जाएगा। 40-46-856 40-46-856 मीटर स्क्वायर। 40-46-856 मीटर स्क्वायर एक मोबाइल नंबर की तरह इसको याद करना है। एक एकड़ में क्या होता है? 40-46-856 मीटर स्क्वायर होते हैं। 40-46-856 मीटर स्क्वायर। 40-46-856 मीटर स्क्वायर एक एकड़ में 40-46-856 मीटर स्क्वायर होते हैं। उसके बाद में पूछा गया कि कितने घंटस होते हैं, कितने घंटस होते हैं, तो GUNTAS घंटस क्या होता है? 43,560 फीट। एक घंटस में कितने होते हैं? एक घंटस में कितने फीट स्क्वायर होते हैं, तो 43,560 फीट स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 43,560 फीट स्क्वायर होते हैं। उसके बाद में पूछा 1 यार्ड में, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, तो ये 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं? 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। अब 3 फीट में मीटर कितने होते हैं, या 1 यार्ड में मीटर कितने होते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये 1 यार्ड में जो मीटर होते हैं 0.9144 मीटर होते हैं। एक यार्ड में 3 फीट में 0.9144 मीटर होते हैं। ठीक है। उसके बाद में याद रखना है, जो टेंशन ऑफ 80 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ चेन, एवरी मीटर लेंथ शुड बी एक्यूरेट विद इन ±2 mm। अगर हम किसी चेन पर 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो एक्यूरेसी कितनी आएगी? विद इन दिया होगा ऑप्शन में ±2, ±3, ±4, ±5। तो इसमें सही होगा क्या? ±2 mm। विद इन ±2 mm का एक्यूरेसी हम लेते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतने याद रखना। 1 माइल में कितना होगा? 1.6093 किलोमीटर। और 1.6093 किलोमीटर में 80 घंटर चैन होते हैं। 1 एकड़ में 40-46-856 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 एकड़ में 40-46-856 मीटर स्क्वायर। घंटस में कितने होते हैं? एक घंटस में 43,560 फीट स्क्वायर होते हैं। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये। 1 यार्ड में 3 फीट और 3 फीट में 0.9144 मीटर होते हैं। ठीक है। उसके बाद में 80 न्यूटन टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। अगर हम टेंशन किसी चैन पर टेंशन 80 न्यूटन का अप्लाई करते हैं तो उसमें जो हम चैन एवरी मीटर लेंथ शुड बी एक्यूरेट विद इन, तो जो हम एक चैन की एक्यूरेसी जो लेंगे, हम लेंगे तो वो लेंगे विद इन ±2 mm। कितनी लेंगे? विद इन ±2 mm लेंगे। जब हम टेंशन 80 न्यूटन का अप्लाई करेंगे 1 मीटर, चैन एवरी मीटर लेंथ शुड बी एक्यूरेट विद इन ±2 mm।
उसके बाद में पूछते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस जो है वो 10 मीटर की चेन, 20 मीटर की चेन और 30 मीटर की चेन पे पूछा जाता है कि कितना टॉलरेंस हम लेते हैं, कितना टॉलरेंस हम लेते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर की जो चेन होती है उस पे हम टॉलरेंस जो लेते हैं वो 3 mm का लेते हैं, यानी 3 mm का। उसके बाद 20 मीटर की जो चेन है उसमें हम 5 mm का टॉलरेंस लेते हैं, और जो 30 मीटर की है उस पे हम टॉलरेंस कितना लेते हैं? 8 mm का। तो पहला लेते हैं 3, यानी अगर हमारी चेन 10 मीटर की है तो जो टॉलरेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 mm। कितनी होगी? 3 mm। अगर हमारी चेन 20 मीटर की है तो टॉलरेंस हम लेंगे 5 mm। अगर हमारी चेन 30 मीटर की है तो हम टॉलरेंस जो लेंगे वो 8 mm लेंगे। ये तीनों वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। 10 मीटर चेन के लिए 3 mm और 20 मीटर चेन के लिए 5 mm और 30 मीटर चेन के लिए 8 mm टॉलरेंस की वैल्यू लेते हैं। द अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड अपॉन, जो ऑफसेट की लेंथ होती है वो डिपेंड करती है किस पे? तो वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें एक्यूरेसी की जिस एक्यूरेसी की आवश्यकता है उस पर डिपेंड करेगी। मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर एंड नेचर ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड का हमारे नेचर है कि ग्राउंड हमारा प्लेन है या अंडुलेटेड है, तो इस प्रकार से जो है ऑफसेट की जो लेंथ है वो डिपेंड करेगी। ये क्वेश्चन था दी अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड अपॉन द अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड अपॉन, यानी जो अलाउएबल लेंथ है ऑफसेट की वो किस पे डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट हो गया, मान लो एक क्वेश्चन है तो पहला पॉइंट क्या हो गया? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, जो भी डिग्री की हमारी रिक्वायरमेंट है उस पे डिपेंड करेगा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, जो भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की हमें आवश्यकता है। दूसरा डिपेंड करती है मेथड ऑफ सेटिंग आउट, मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर एंड नेचर ऑफ ग्राउंड, मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर and method of setting out the perpendicular and topography या nature of ground and nature of ground किस पे डिपेंड करेगा? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, जो हमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जो हमें आवश्यकता है। मेथड ऑफ सेटिंग आउट एट द परपेंडिकुलर एंड नेचर ऑफ ग्राउंड। और तीसरा जो है वो डिपेंड करता है स्केल ऑफ प्लॉटिंग, जिस भी स्केल से हम उसको प्लॉट कर रहे हैं, स्केल ऑफ प्लॉटिंग। तो ये 3 है, तीनों के तीनों ऑप्शन में दिए होंगे या एक दिया होगा, ठीक है। 3 ऑप्शन दूसरे दिए होंगे, उसमें से पूछेगा दी अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड अपॉन, तो उसमें से एक को आपको टिक करना। उसके बाद में पूछता है चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू,
ये क्वेश्चन पूछा गया था। अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑप्शन डिपेंड अपॉन, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू, चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू, चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू, चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। उसमें दिया हुआ था 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ था लीनियर मेजरमेंट ओनली। तो उसमें उन दोनों में से कौन सा सही था? लीनियर मेजरमेंट ओनली। चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू लीनियर मेजरमेंट ओनली। ये क्या था? सही ऑप्शन था। LELINEAR, लीनियर मेजरमेंट ओनली। चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू लीनियर मेजरमेंट ओनली, ये सही था। अब टेप के बारे में पूछता है कि टेप का जो थर्मल स्टील टेप है उसका थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है। तो स्टील का जो टेप होता है, टेप के बारे में पूछता है, तो टेप जो स्टील का होता है उसका थर्मल एक्सपेंशन जो होता है कितना होता है? थर्मल एक्सपेंशन जो होता है 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस, ये पूछा गया है। उसके बाद में पूछता है कि इनवार टेप सबसे शुद्ध टेप जो माना जाता है वो इनवार टेप माना जाता है, इनवार टेप होता है। अगर 4 ऑप्शन में दिए हो और पूछे आपको कि इसमें से सबसे प्रिसाइज टेप कौन सा है, तो वो होता है इनवार टेप। अब इनवार टेप में एक तो निकिल की मात्रा होती है, दूसरा क्या होता है? सिलिकॉन होता है। तो इसमें पूछता है कि निकिल की मात्रा कितनी होती है? निकिल की मात्रा 36%। उसके बाद पूछता है इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, तो ये होता है 64%। अब इसको कैसे याद रखना है? अगर ना याद रखना है तो कैसे याद रखना है? देखो, एबीसीडी में एन पहले आता है। जब एबीसीडी में एन पहले आता है तो एन 36 पहले आता है, 100 से पहले 36 आता है तो 36%। एस बाद में आता है तो 64 जो आएगा वो बाद में आएगा, यानी एस का 64%, एन का 36%। ऐसे इसको याद रखना है। उसके बाद में थर्मल एक्सपेंशन पूछता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? 1/10 टाइम्स ऑफ स्टील। स्टील का कितना होता है? 1/10 टाइम। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? 1/10 टाइम्स ऑफ स्टील। 1/10 टाइम्स ऑफ स्टील, ये होता है थर्मल एक्सपेंशन। 1/10 टाइम्स ऑफ स्टील। उसके बाद में पूछता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेप। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेप डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेप। तो सबसे शुद्ध जो टेप होता है कौन सा होता है? डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम। तो सबसे शुद्ध कौन सा होता है? इनवार टेप। सबसे शुद्ध कौन सा होता है? इनवार टेप। उसके बाद में शुद्धता के रूप में देखा जाए तो इनवार टेप से जो सेकंड नंबर पे कौन आता है? स्टील। कौन आता है? स्टील टेप। उसके बाद में फिर कौन सा आता है? स्टील से मेटल। फिर क्या आता है? मेटल। उसके बाद में इनवार टेप, फिर उससे थोड़ा सा कम शुद्धता के साथ स्टील, इससे थोड़ा सा कम शुद्ध मेटल, उसके बाद इससे थोड़ा कम शुद्ध क्या होता है? क्लॉथ, जो कपड़े का टेप होता है।
क्लोथ का जो टेप होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, टेप का डिसेंडिंग ऑर्डर। शुद्धता, पहले नंबर में जो शुद्धता होती है इनवार टेप की होती है, सबसे शुद्ध टेप होता है, उसके बाद में स्टील होता है, उसके बाद में मेटल होता है, फिर सबसे बाद में क्लोथ। अब इसको याद करने का वैसे तो कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनवार टेप तो सबसे शुद्ध आपको पता है और सबसे खराब टेप क्लोथ पता है, बस इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो इन दोनों में आईएस याद रखिए, अपने वहां एक वैकेंसी निकलती है ना आईएसपीसीएस की, तो वहां से याद रखना है कि आईएस की आपकी बार हमको आईएस का एग्जाम देना है। तो इनवार टेप, स्टील टेप, उसके बाद में फिर एम तो याद ही रहेगा, क्योंकि क्लोथ जो है सबसे खराब टेप है, तो वो सबसे बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद में पूछता है पेक्स, सुआ जो होता है, पेक्स और एरो, उसके बारे में पूछता है, पेक्स और एरो के बारे में। ये चल रहा है लीनियर मेजरमेंट से, चैप्टर नंबर 3 से। क्या पूछता है? पेक्स के बारे में, यानी सुआ जो हम यूज करते हैं सर्वे में, उसके बारे में। पेक्स क्या होता है? इसकी जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? 25 इंटू 25 mm, 25 इंटू 25 mm। उसके बाद में इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 150 mm। कितनी होती है? 150 mm, 150 mm। उसके बाद में पूछता है एरो, जो एरो यूज करते हैं हम, उसकी डायमेंशन के बारे में, उसके बारे में पूछता है। एरो क्या होता है? इसकी लेंथ होती है 400 प्लस माइनस 12 mm। जो इसकी लेंथ होती है कितनी होती है? 400 प्लस माइनस 12 mm, प्लस माइनस 12 mm तक इधर मतलब कम या ज्यादा हो सकता है। 412 भी हो सकता है और 392 भी हो सकता है, 388 भी हो सकता है। ठीक है, तो 400 प्लस माइनस 12 mm। उसके बाद में पूछता है इसका डाया कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, डाया इसका याद रखना, यानी इसको डिनोट करते हैं 5 से। किसे डिनोट करते हैं? 5 से। कैसे डिनोट करते हैं इसको? 5 से। इसका डाया जो होता है कितना होता है? 4 mm वायर का जो होता है, वो वायर होता है इसमें जो 4 mm का होता है, तो इसका डाया कितना हो जाएगा? एरो, यानी 4 mm। एरो क्या? ऐसे टाइप में कुछ बना होता है, ठीक है, वो होता है एरो। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है क्रॉस स्टाफ और ओपन क्रॉस स्टाफ और ओपन क्रॉस स्टाफ के बारे में पूछता है। क्रॉस स्टाफ और ओपन स्टाफ, क्रॉस स्टाफ और ओपन स्टाफ, इनके बारे में पूछता है। तो क्रॉस स्टाफ क्या होता है? क्रॉस स्टाफ यूज फॉर टेकिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट अलोंग ए सर्वे लाइन, यूज फॉर टेकिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट अलोंग ए सर्वे लाइन, यूज फॉर taking perpendicular offset along a survey line, offset along a survey line, along a survey line। जो क्रॉस स्टाफ हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए। परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के लिए हम क्रॉस स्टाफ को यूज करते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के लिए। उसके बाद में दूसरा क्या पूछता है? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ पूछता है। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या होता है? यूज टेक ऑफसेट एट यूज, इसमें जो ऑफसेट लिए जाते हैं,
ऑफसेट लिए जाते हैं वो 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री और 135 डिग्री के ऑफसेट लिए जाते हैं। 135 डिग्री के ऑफसेट लिए जाते हैं फ्रॉम दी सर्वे लाइन। एक सर्वे लाइन से जो ऑफसेट लिए जाते हैं 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 135 डिग्री पे। 45 दूना 90, 90 इंटू 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री। तो 45, 90 और 135 डिग्री सर्वे लाइन से तीनों डिग्री के जो ऑफसेट लेने होते हैं तो हम फ्रेंच क्रॉस सेक्टर से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में पूछता है ऑप्टिकल स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है? यूज दी सेट आउट राइट एंगल। इसका जो यूज होता है, यूज दी सेट आउट ऑफ राइट एंगल। यूज दी सेट आउट ऑफ राइट एंगल। यूज दी सेट आउट ऑफ राइट एंगल। उसके बाद में इसमें पूछता है कि यूज दी प्रिंसिपल ऑफ, यूज, इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है, प्रिंसिपल जो यूज होता है वो प्रिंसिपल पूछता है कौन सा प्रिंसिपल होता है? डबल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? डबल रिफ्लेक्शन, ना कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है। उसमें ऑप्शन में दिया होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों दिए होंगे, जबकि इसका प्रिंसिपल जो होता है वो होता है डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन। उसके बाद में इसी में से तीसरा क्वेश्चन पूछता है इंडेक्स मिरर। इंडेक्स मिरर जो होता है वो हाफ सिल्वरेट होता है या फुली सिल्वरेट? तो इंडेक्स मिरर जो होता है, इंडेक्स मिरर, जो इंडेक्स मिरर होता है, इंडेक्स मिरर फुली सिल्वरेट। इंडेक्स मिरर जो होता है वो क्या होता है? फुली सिल्वरेट। इंडेक्स मिरर जो होता है वो फुली सिल्वरेट होता है। और जो हॉरिजन मिरर होता है, हॉरिजन मिरर होता है, हॉरिजन मिरर जो हॉरिजन मिरर होता है वो क्या होता है? बॉटम हाफ सिल्वरेट एंड टॉप हाफ। हॉरिजन मिरर बॉटम हाफ सिल्वरेट एंड टॉप हाफ, यानी बॉटम का और टॉप का जो हाफ होता है वो क्या होता है? सिल्वरेट होता है केवल। क्या होता है? हॉरिजन मिरर बॉटम एंड टॉप हाफ सिल्वरेट। क्या होता है? सिल्वरेट। हॉरिजन मिरर बॉटम एंड टॉप हाफ सिल्वरेट होता है। ठीक है, और इंडेक्स मिरर जो होता है फुली सिल्वरेट होता है। क्या होता है? फुली सिल्वरेट होता है। ठीक है, उसके बाद में पूछता है तो इंडेक्स मिरर फुली सिल्वरेट एंड हॉरिजन मिरर जो होता है बॉटम एंड टॉप हाफ सिल्वरेट होता है। उसके बाद में इसमें एक और दो पॉइंट और हैं। एक होता है प्रिज्म स्क्वायर वाज सेम एज ऑप्टिकल स्क्वायर बट एंगल वाज नॉट एडजस्टेबल। बट एंगल वाज नॉट एडजस्टेबल, यानी एंगल जो होता है वो एडजस्ट नहीं होता, बाकी दोनों सेम होते हैं। यानी प्रिज्म स्क्वायर एंड ऑप्टिकल स्क्वायर होते तो दोनों सेम ही है, बट एंगल नॉट एडजस्टेबल होता है। ऑप्टिकल स्क्वायर बट नॉट एंगल वाज एडजस्टेबल। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, पूछता है एंगल बिटवीन इंडेक्स मिरर एंड हॉरिजन मिरर। एंगल बिटवीन इंडेक्स मिरर एंड एंगल बिटवीन इंडेक्स मिरर एंड हॉरिजन मिरर।
कितना होता है 45 डिग्री। कितना होता है 45 डिग्री। एंगल बिटवीन इंडेक्स मिरर एंड हॉरिजॉन मिरर 45 डिग्री। और ये भी क्या होता है एडजस्टेबल होता है। क्या होता है एडजस्टेबल। क्या होता है एडजस्टेबल होता है। और जो प्रिज्म स्क्वायर में होता है वो एडजस्टेबल नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद में पूछता है कि ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। मेजरमेंट करता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। ओडोमीटर जो होता है ओडोमीटर जो यूज होता है किसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। दूसरा कौन सा होता है। दूसरा होता है स्पीडोमीटर। ये कहाँ यूज होता है। ये यूज होता है करंट स्पीड ऑफ व्हीकल बाय सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। ये यूज होता है स्पीड के लिए। स्पीड मेजरमेंट के लिए। तीसरा होता है पोकोमीटर। अब पोकोमीटर क्या होता है पोकोमीटर यूज मेजरमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय स्टेप काउंटिंग। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर बाय स्टेप काउंटिंग। स्टेप काउंटिंग के द्वारा यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करता है। स्टेप काउंटिंग के द्वारा यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है। उसके बाद में आता है टेप। टेप तो हो गया। उसके बाद में पूछता है करेक्शन के बारे में। कौन कौन से करेक्शन यूज होते हैं आपको बताते हैं। एक और रेंजर यूज होता है जो लाइन रेंजर आर यूज इंटरमीडिएट स्टेशन बिटवीन टू इंटरविजिबल स्टेशन। और एक होता है रेंजिंग पोल क्या होता है टू मार्किंग दी परमानेंट स्टेशन पॉइंट। जो रेंजिंग पोल यूज होता है रेंजिंग पोल आर यूज रेंजिंग पोल जो होता है यूज होता है आर यूज टू मार्किंग दी permanent ranging pole are used to marking the permanent station point of field survey एक तो ये हो गया। दूसरा कौन है दूसरा है लाइन रेंजर आर यूज the intermediate station between two intervisible station. Ranging pole are used to marking the permanent station point
ऑफ फील्ड सर्वे। किसी फील्ड सर्वे में परमानेंट स्टेशन पॉइंट को स्थापित करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो रेंजिंग पोल यूज करते हैं। लाइन रेंजर का जो यूज करते हैं वो दो रेंजिंग रॉड के बीच में इंटरविजिबल स्टेशन स्थापित करने के लिए हम लाइन रेंजर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में रेंजिंग रॉड होता है। तो रेंजिंग रॉड जो होता है, रेंजिंग रॉड कुछ इस टाइप का होता है। रेंजिंग रॉड जिसमें ये पट्टियां पड़ी होती हैं, ये पट्टियां पड़ी होती हैं, नीचे ऐसे बना होता है। ये रेंजिंग रॉड इस टाइप की होती है। ये जो खाने बने होते हैं ये होता है 20 सेंटीमीटर का, एक होता है 20 सेंटीमीटर का। इसकी जो लंबाई होती है 3 से 4 मीटर, 2 से 3 मीटर होती है। कितनी जो लंबाई होती है इसकी 2 से 3 मीटर होती है, 2 से 3 मीटर होती है। अब इसकी लेंथ, जैसे पहाड़ी एरिया में अगर ये नहीं चमकता है तो ऊपर इसके फ्लैग लगा दिया जाता है, झंडा लगा दिया जाता है। इसमें जो पट्टियां होती हैं वो रेड और व्हाइट होती हैं, एक रेड होती है दूसरी व्हाइट होती है। ये किस लिए यूज होते हैं? बाइसेक्ट द फील्ड पॉइंट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ये जो यूज होती है बाइसेक्ट करने के लिए, बाइसेक्ट द फील्ड पॉइंट को बाइसेक्ट करने के लिए यूज होती है, वो भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे। कहा? फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से। ठीक है, बाइसेक्ट द फील्ड पॉइंट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। उसके बाद में रेंजिंग पोल हो गया, रेंजिंग रॉड, लाइन रेंजर हो गया। उसके बाद में पूछता है करेक्शन। अब करेक्शन के बारे में बताएंगे, कौन कौन से करेक्शन सर्वे में होते हैं। करेक्शन, पहला करेक्शन फॉर स्टैंडर्डिजेशन। पहला करेक्शन है करेक्शनजेशन, सीए। करेक्शन फॉर, पहला है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सीए। इसको हम डिनोट करते हैं सीए से। इसका जो फार्मूला होता है टीएल और सीडी इक्वल टू एमएल इंटू इनकरेक्ट लेंथ डिवाइड बाई इनकरेक्ट लेंथ डिवाइड बाई डेजिग्नेटेड आर। डेजिग्नेटेड आर nominal length of tape। करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ml इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ डिवाइड बाई डेजिग्नेटेड लेंथ और नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप, और नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप। फिर ये फार्मूला हो गया। उसके बाद में दूसरा फार्मूला है करेक्ट एरिया। करेक्ट एरिया का फार्मूला क्या होगा? मेजर्ड एरिया
measured area into incorrect length divided by designated length. Incorrect length divided by designated length और क्या होगा इसका स्क्वायर, क्या होगा इसका स्क्वायर होगा। करेक्ट एरिया इक्वल टू मेजर्ड एरिया इंटू इनकरेक्ट लेंथ डिवाइड बाय डेजिग्नेटेड लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सीए ट्रू लेंथ। इसका मतलब होता है करेक्ट डिस्टेंस और ट्रू लेंथ। इसका क्या होता है मेजर्ड लेंथ, इसका क्या होता है मेजर लेंथ। ये क्या होता है ट्रू लेंथ। ये क्या होता है करेक्ट डिस्टेंस, ये क्या होता है करेक्ट एरिया। दूसरा कौन सा करेक्शन है, दूसरा है करेक्शन फॉर स्लोप। दूसरा करेक्शन है करेक्शन फॉर स्लोप। करेक्शन फॉर स्लोप इसको हम डिनोट करते हैं CG से। अब ये क्या होता है करेक्शन फॉर स्लोप, ये होता है ऑलवेज करेक्शन फॉर स्लोप ऑलवेज निगेटिव। करेक्शन फॉर स्लोप CG ऑलवेज नेगेटिव। अब इसमें केस नंबर फर्स्ट में क्या होता है when slope of the ground Q is measured, when slope of the ground Q is measured, अब इसमें क्या होगा CG इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये फार्मूला हो गया इसका। या इसका फार्मूला एक और होता है L cos थीटा माइनस L। क्या होता है L cos थीटा माइनस L होता है। दूसरा क्या होगा केस नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा केस सेकेंड। उसके बाद में केस सेकेंड में पूछता है व्हेन हाइट डिफरेंस H इज मेजर्ड। इसमें क्या होता है हाइट डिफरेंस को मेजर करते हैं। हाइट डिफरेंस H इज मेजर्ड। हाइट डिफरेंस H